हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि 20 तारीख को आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है, तो आज मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, तो उसी पे आप लोगों को मतलब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला चैप्टर का नाम आप सबको तो पता ही होगा, एक साल हो गया पढ़ पढ़ के, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहला एक्टिविटी देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। पहला एक्टिविटी आप सबको ये आता ही होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। और जब ये जलता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डिजिंग वाइट फ्लेम और निकलता है, और साथ ही साथ एक वाइट पाउडर मिलता है हम लोगों को। तो ये वाइट पाउडर क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, एक्टिविटी आप लोगों को समझना होगा, मैं समझा चुका हूँ। ये आप लोगों को आता भी होगा, हो सकता है एक साल तक आप पढ़ रहे हो तो। दूसरा बात क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाने से पहले सैंड पेपर से सफ़ा क्यों करते हैं। तो इसको इसलिए सफ़ा करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, और वो लेयर जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकता है, जिसके कारणवश ये ठीक से ना नहीं जल पाएगा। इसीलिए हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को सफ़ा करना पड़ता है सैंड पेपर से। ठीक है, उसके बाद में फिर दिस पाउडर ये तो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये रिएक्शन था। अब यहाँ पे फिर एक्टिविटी टू जो था, एक्टिविटी टू में क्या होता है, देखिए एक्टिविटी टू में यहाँ पे लीड नाइट्रेट है। और इसमें अगर हम लोग दोनों सॉल्यूशन अवस्था में एक्वा सॉल्यूशंस है ना, पोटासियम आयोडाइड है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा लीड नाइट्रेट, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लीड नाइट्रेट मतलब PbNO3 और जब ये पोटासियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा लीड आयोडाइड। ये प्रेसिपिटेटेड होगा, ये नीचे में यहाँ पे जम जाएगा, और पोटासियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। ठीक है ना। अब प्रेसिपिटेटेड क्या होता है, देखिए जब रिएक्शन होगा और कोई नया सब्सटेंस जो होगा, जो डिज़ोल्व नहीं होगा, जो जम जाएगा, उसे हम प्रेसिपिटेटेड बोलते हैं। और इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। और यहाँ पे नीचे में होगा, मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। एक्टिविटी थ्री में क्या हो रहा है, एक्टिविटी थ्री में देखिए यहाँ पे जिंक का ग्लूज है, और इसको हम लोग एसिड में डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो आगे का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल प्लस एसिड जब भी रिएक्ट होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और H2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, देखिए जिंक प्लस HCl आपस में जब रिएक्ट होगा तो यहाँ से देखिए इसका बॉन्डिंग अगर टूटेगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये नेगेटिव है प्लस, तो ये जिंक क्लोराइड मिल जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जिंक क्लोराइड मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे H2 गैस क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, तो जिंक क्लोराइड होगा शायद Zn2Cl2H2, है ना। और एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया था कि सल्फ्रिक एसिड के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो Zn जो कि सॉलिड अवस्था में रहेगा, यहाँ पे भी वही होगा। और जब इसका रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ कराएंगे सल्फ्रिक एसिड के साथ में, तो सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, और ये आपका एक कोई सॉल्यूशन में रहेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है। अब और एक बात, कभी भी केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, केमिकल चेंज कैसे पता चलता है, पर्टिकुलर उसका स्टेट चेंज होगा, या कलर चेंज होगा, या गैस चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है ना, ये सब चेंजेस से हम लोग को पता चलता है कि पर्टिकुलर चीज़ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन हम लोग इसको फुल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो और एक चीज़ है, इस साइड जो होता है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड जो होता है प्रोडक्ट बोलते हैं। आप लोग 9th क्लास से पढ़ के ही आए होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये फुल फॉर्म जो हम लोग लिख रहे हैं, एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब देखिए क्या होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए Zn है, H2SO4 है, यहाँ पे ZnH24 है। अभी यहाँ पे देखिए Zn, अगर आप रिएक्टेंट साइड देखें जिसे हम LHS ले ले तो 1 है, H का मात्रा 2 है, ये वाला देखिए, और SO4 में S 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, अब इस तरफ जाएंगे तो Zn कितना है, 1 है, 2 है, 1 है, 4 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये क्या है, ये बैलेंस्ड है आपका। अगर इसमें कोई भी कमी होता, कहीं पे ज़्यादा कम होता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, बैलेंस करना पड़ता। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे Fe प्लस H2O, ये हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, Fe3O4 है ना, और यहाँ पे H2। तो अभी यहाँ पे देखिए एलिमेंट FeHO, तो यहाँ पे आप अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, रिएक्टेंट तरफ देखेंगे, तो Fe का संख्या 1 है और यहाँ 3 है। यहाँ H का संख्या देखेंगे तो 2 है, ये देखिए ये वाला 2 है, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, ये भी 2 है, तो ये बैलेंस है। और ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो अनबैलेंस है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहाँ पे मेरे को 4 करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, ठीक है, तो इसको 4 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 4 करना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन जब इसको मैं 4 कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया तो मेरे को यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा, तब जाके 4 2 जा 8 होगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया 4 ना, इसमें ऑक्सीजन के लिए हम 4 लिखे, तो H2 भी 4 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे भी मैं 4 कर दूंगा, अब ये बैलेंस होगा। उसके बाद Fe, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे नहीं, यहाँ Fe3 है, तो यहाँ पे मेरे को 3 कर देना पड़ेगा। तो देखिए अब Fe3 तो यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगा। अभी अगर मैं नीचे देखूँ, यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से इसको बैलेंस किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, ये सबको आप लोगों को सॉल्व करके जाना। जैसे मैग्नीशियम रिबन के बारे में मैंने बताया कि ये क्यों क्लीन किया जाता है जलाने से पहले। फिर यहाँ पे देखिए इस सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अगर जाएंगे तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है भाई, दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कॉम्बाइंड होके एक नया कंपाउंड दे देता है रिएक्ट होके, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसका डिफिनेशन बुक में देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखिए क्विकलाइम है और ये H2O ये कंपाउंड है और ये वाटर है, दोनों को मिक्स करने से हमको सेकलाइम मिलता है। क्विकलाइम मतलब क्या होता है, ये आपका पकड़ के चलिए चूना है, इसमें पानी में डालेंगे तो ये चूना पानी बन जा रहा है सेकलाइम, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है बहुत मात्रा में। इसी प्रकार से कभी भी हीट रिलीज हो तो ऐसा रिएक्शन हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट रिलीज होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है इसमें, तो ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गसली विथ वाटर, ये क्या होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है ना। और ये क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो बता दिया मैंने, सेकलाइम, ठीक है। और आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो बॉक्स में है देखिए यहाँ पे बताया गया है वाइट वाशिंग। तो वाइट वाशिंग के लिए क्या होता है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेकलाइम। सेकलाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होता है जो कि एयर में मौजूद है, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसके चलते हमारा वाल जो है थोड़ा शाइनिंग करता है। और एक बात बता दूं, यही कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज वाइट वॉशिंग गिव शाइनिंग फिनिशिंग, यहाँ पे दिया हुआ है। और एक बात मैं बता दूं कि जब यही कैल्शियम कार्बोनेट जब एक्सेस मात्रा ऑफ CO2 अगर के साथ में रिएक्ट होता है तो फिर से क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाता है और साइनस चल जाता है धीरे धीरे। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, लेकिन अभी यहाँ तक ये समझ जाइए कि जो सेकलाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब एटमॉस्फेयर में मौजूद
क्या कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि जो हम लोग चूना करते हैं तो कुछ दिन के बाद साइन क्यों करता है 2-3 दिन के बाद में। देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। उसके बाद में देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और भी एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सी और ऑक्सीजन मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जब संपर्क में रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस मिलेगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O देगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग आगे जाए, देखिए जैसे यहाँ पे रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये सब एग्जांपल है। देखिए नेचुरल गैस हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक लाइन है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। देखिए हम लोग जो एनर्जी यूज़ करते हैं जिंदा रहने के लिए, हम लोग को एनर्जी चाहिए तो कुछ खाते हैं तो मिलता है। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, फूड जो होता है ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस होता है, जैसे राइस पटाटो जो भी हम लोग खाते हैं, है ना। तो दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम द ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज कॉम्बाइंड विथ ऑक्सीजन इन द सेल इन अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े होंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, 3 पाथवे ऑफ ग्लूकोज। तो वहाँ पे पता चल रहा होगा कि आपको क्या रिलीज होता है जब भी ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है ना, तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी इसमें रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रहा है कि रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन वो भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फिर डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल जो होता है ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके बाद में डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर कंपाउंड है और उसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, टूटेगा और नया हम लोगों को या तो कंपाउंड देगा या तो एलिमेंट देगा, मतलब जो भी है नया प्रोडक्ट देगा, आप ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा एक एक्टिविटी दिया हुआ जिसमें क्या हो रहा है, फ्यूरस सल्फेट है और फ्यूरस सल्फेट को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे गर्म किया जा रहा है। फ्यूरस सल्फेट को जब हम लोग गर्म करेंगे, फ्यूरस सल्फेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फ्यूरिक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा। इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिमिलर प्रोडक्ट, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट के हम लोगों को सिंपल प्रोडक्ट देता है उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फ्यूरस सल्फेट कैटलिस्ट लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज it then decomposed to form furic oxide, sulfuric dioxide and sulfur trioxide. Furic oxide is a solid while this and these are gases। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइक एसिड क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा, गैसेस अवस्था में होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए यहाँ पे बोला कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम स्टोन है, इसको गर्म करेंगे तो इनको क्या देगा, क्विक लाइम देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, रिलीज होगा। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो लीड नाइट्रेट है। तो लीड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करेंगे, लीड नाइट्रेट जो है इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये देखिए लीड नाइट्रेट है, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो लीड ऑक्साइड मिलेगा हम लोगों को, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ये सब एक्टिविटी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, इसी से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना, देखिए ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर मोलिकुल्स टूट रहा है, जो हाइड्रोजन और ये अलग हो रहा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कैथोड में हाइड्रोजन जाके स्टोर हो रहा है, एनोड में ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है, और इसका जो स्टोरेज मतलब जो रहेगा मात्रा यहाँ पे 2 और ये 1%, मतलब 2:1:2 रेशियो में रहेगा। ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ये भी पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है, देखिए विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, व्हाट हैपन इन ईच, ठीक है, इससे उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फिर आगे जाएंगे तो बहुत सिंपल है, देखिए सनलाइट का संपर्क में अगर सिल्वर क्लोराइड है तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड सनलाइट का संपर्क में आया तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया गैस, ठीक है। और इसी कारणवश इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है, ठीक है ना। क्या कलर हो जाता है इसका, ग्रे कलर ये दिखाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट का संपर्क में आता है तो सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमाइड
अलग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आगे हम लोग देखें यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर आप पूरा समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए एक्स इज यूज फॉर वाइट वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ होता है? ये सबका आप लोग चूना पानी, तो चूना पानी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर में अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे देखिए, है ना, सेक लाइम, लाइम वाटर, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हम्म, फिर हाँ, फिर यहाँ पे एक्टिविटी था। इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आयरन नेल को हम लोग कॉपर सल्फेट में डुबा के रखे, तो होगा क्या? देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन मतलब Fe जो होता है Cu से मोर रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, Cu को हटा देगा और उसका जगह खुद ले लेगा, तो ये बन जाएगा FeSO4, मतलब फ्यूरस सल्फेट बन जाएगा, ये फ्यूरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो फ्यूरस सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे Cu अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इसमें और एक बात है, कॉपर सल्फेट, इसका जो कलर होता है ये आपका ब्लू कलर होगा, और ये जो कलर मिलेगा नया, ये आपका ग्रीनिश कलर में रहेगा, ठीक है ना। और एक बात है, ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर आयरन डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, उसको हम लोग ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और वो वाला चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ रहेगा, देखिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और भी है, देखिए जिंक कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट बन जा रहा है, लीड कॉपर को हटा के यहाँ पे लीड क्लोराइड बन जा रहा है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। इसमें क्या हो रहा है? देखिए सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इनका जो आयन्स होगा आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ये प्लस माइनस, और यहाँ पे ये टूटेगा तो प्लस माइनस, तो ये आयन्स के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ आके NaCl बना लेगा, और यहाँ पे जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ में आके यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना देगा। तो जिस रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। और साथ ही साथ इसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेटेड बोलते हैं, और इस प्रकार का रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन कहते हैं। इस बारे में हम लोग स्टार्टिंग में भी जिक्र किए थे, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़, ये वाला जो वाइट प्रेसिपिटेटेड मिलेगा हम लोग को बेरियम सल्फेट का, फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस आयन, the other product form is sodium chloride which remain in solution, such reaction in which there is an exchange of ion, देखिए, between the reactant are called double displacement reaction, such reaction in which there is an exchange of ion। ये आपको याद रखना होगा, किसके लिए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? तो देखिए ऑक्सीडेशन, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, गेन, एक मिनट, गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में अगर हम लोग देखें बात, अगर तो अगर ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो रिडक्शन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे COO2, यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए COH2, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया, इफ़ यहाँ पे देखेंगे अगर कि सरफेस कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक copper oxide, why this is black? This is because oxygen is added to the कॉपर ऑक्साइड इस फॉर्म, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट भी समझा दिया गया है कि कॉपर पाउडर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो कुछ देर के बाद में काला रंग का दिखाई देगा, और ये काला रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड का मतलब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। फिर इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड मटेरियल, और फिर से इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, और मेरे को कॉपर और H2O वाटर रिलीज होगा, मतलब फिर से कॉपर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। इफ़ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, देखिए इफ़ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन
ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज बोलेंगे। If a substance lose oxygen during a reaction is said to be reduced. During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and being oxidized. In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced. इसको हम लोग ऐसा रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर ओकर साइमल्टेनियसली एक साथ हो, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे बोला गया कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2, और ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। फिर देखिए कोरेजन क्या होता है, देखिए कोरेजन के बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनिंग व्हेन न्यू, जब ये नया होता है तो चमकता है, बट गेट कॉटेड विथ ए रेडिश ब्राउन, मगर कुछ समय अगर उसको बाहर छोड़ दिया जाए पानी होने के संपर्क में आने के बाद में वो क्या हो जाता है रेड, उसके ऊपर में एक रेडिश ब्राउन पाउडर हो जाता है जब उसको हम लोग बहुत देर तक बाहर छोड़ देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जंग लगना लोहा में। सम अदर मेटल गेट, देखिए सम अदर मेटल गेट ट्रेनिस्ड in this manner. Have you noticed that the color of the coating formed on a copper and silver? When a metal is attacked by a substance, जब कोई मेटल कोई सब्सटेंस के द्वारा अटैक होता है जो कि उसके अराउंड प्रेजेंट होता है, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ETC, इट इज़ सेड टू बी, उसको क्या बोला जाता है, कोरोड बोला जाता है। एंड दिस प्रोसेस, और उस प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। मतलब एक मेटल है उसके ऊपर में एक लेयर बन जा रहा है, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद कोरिजन कैन डैमेज कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द मेटल, स्पेशली दो, जो ज़्यादातर आयरन को ही नुकसान पहुंचाता है। कोरिजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग का पैसा क्या होता है, बर्बाद होता है, क्योंकि आयरन में जंग लग जाता है और आयरन क्या होता था, डैमेज हो जाता है। रेंसिडिटी क्या होता है, देखिए खाना को कुछ देर बाहर छोड़ दीजिए तो ख़राब हो जाता है, उसी को हम रेंसिडिटी बोलेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation are added to the food containing fat and oil. Keeping food in a airtight container help to slow down. देखिए अगर हम लोग फूड को एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे ना, तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, और खाना क्या होगा, बहुत दिन मतलब बहुत देरी के बाद में ख़राब होगा। नॉर्मली जैसे जिस रेट से ख़राब होगा उस रेट से वो ख़राब नहीं होगा। और एक बात है कि जो हम लोग चिप्स खाते हैं ना, उसको बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर आप सबका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरा ये क्विक रिवीजन आप सबको पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।